वैदिक के हिसाब से कि क्या ये 12 राशियां हर एक इंसान के जीवन में क्या मेजर इवेंट्स लेकर आने वाली है? वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं और ये पूरे ब्रह्मांड में समाये यानी नक्षत्र कहते हैं इसे, ये 360 डिग्री है। इसके पीछे पूरा विज्ञान है। नक्षत्र की पहली राशि है मेष, ये अग्नि तत्व की राशि है, इसके स्वामी मंगल है। और मेष राशि की अभी चढ़ती हुई ढैया है, लेकिन इसमें भी बहुत राहत है कि अभी इसमें जो ग्रह आ रहे हैं, मंगल अपनी राशि में आ जाएंगे मई के महीने में, अभी द्वादश में चल रहे हैं शनि के साथ। साढ़े सती होने के बावजूद भी इनका समय काफी अच्छा है, प्रोग्रेसिव है और इस समय इनके कामों में प्रगति होगी, कहीं प्रमोशन रुका हुआ है। अब बात करते हैं धनु राशि। चतुर्थ ढैया चल रही है तो इनको थोड़ी सावधानी ड्राइविंग में रखनी है। बाकी इनके लिए जो प्लैनेट्स की पोजीशन है काफी फेवरेबल है, ये समय इनका बहुत अच्छा जाएगा, इनकी प्रोग्रेस होगी, इनके काम रुके हुए हो जाएंगे, प्रमोशन रुकी है वो भी हो जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, कहते हैं जब हम इस धरती पर आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं। अगर आप राशियों पर यकीन करते हैं और मानते हैं कि ये राशियाँ वाकई आपके जीवन में परिवर्तन करती है तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। आज हमने बात की है 12 राशियों में। वो 12 राशियों में से वो 6 राशियाँ कौन सी जिन्हें लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या क्या बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्या क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं जिसे लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या क्या नया चेंजेस आपको मिलने वाला है, आपका रुका हुआ पैसा है तो वो कब आपको मिलेगा, यदि आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नया कुछ बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं तो वो कब और किस समय आपको करना चाहिए और किन राशियों वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इन सभी पर हमने बात की और हमारे पास इन सभी पर बात करने के लिए आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, डॉक्टर राकेश कतूरिया जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर और लाल किताब एक्सपर्ट हैं। उन्होंने वैदिक और लाल किताब के हिसाब से बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ पर भी उन्होंने बात की है कि क्या ऐसे रेमेडीज़ है जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पास आपकी जन्म कुंडली भी नहीं है, फिर भी आप ये उपाय आसानी से कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट आप एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। आपसे मिलके ना, जैसे पिछली बार मैं आपसे मिली थी, उसके बाद मुझे लगा, जब मैंने रिसर्च किया बहुत सारा, कि ऐसा कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद ना जो राशियां होती है हर एक इंसान का व्यक्तित्व भी हम लेकर आते हैं। तो क्या ग्रहों के हिसाब से हर एक राशि हर एक इंसान के जीवन में परिवर्तन लेकर आती है? लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ लाल किताब और वैदिक के हिसाब से कि क्या ये 12 राशियाँ हर एक इंसान के जीवन में क्या मेजर इवेंट्स लेकर आने वाली है? श्योर। विघ्नहर्ता सुखकर्ता सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आज का पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं जी। और ये जो ज्योतिषीय चर्चा है ये तो हर किसी के लाभ की बात है, काम की बात है और हर कोई नवग्रह 12 राशियों 12 भावों से बंधा हुआ है, उसी के अंदर उसका जीवन चलता है जी। और हमारा जो हॉरोस्कोप होता है, कुंडली होती है, इट इज़ नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ डीड्स। पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है और ये सबका अलग अलग होगा, सबके कर्म अलग अलग हैं। अब वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं और ये पूरे ब्रह्मांड में समाये यानी भचक्र कहते हैं इसे, ये 360 डिग्री है। इसके पीछे पूरा विज्ञान है। अब 12 राशियां हैं तो हर राशि 30 डिग्री की, तभी 12 से वो मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, 360 आएगा।
और हर भाव भी 30 डिग्री का है जी। और अब 27 नक्षत्र हैं और हर राशि के अंदर 12 दूना 24, बाकी 3 नक्षत्र बचे, तो उसका क्वार्टर क्वार्टर कर दीजिए, यानी हर राशि में 2.25 नक्षत्र समाये हैं। अब 27 नक्षत्रों को भी अगर हम टोटल करेंगे तो वो 360 डिग्री ही आने चाहिए जी। तो वो तभी आएंगे जब हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। 2 नक्षत्र जोड़िए 26 डिग्री 40 मिनट बन गए। फिर उसमें 1/4 क्वार्टर नक्षत्र जोड़िए 3 डिग्री 20 मिनट, वो पूरे 30 डिग्री हो गए। तो ये भेद है इसका। और भचक्र की पहली राशि है मेष, इसके स्वामी मंगल हैं, ये अग्नि तत्व की राशि है। इसमें जो है 2.25 नक्षत्र, पहला नक्षत्र है अश्वनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका का 1/4 नक्षत्र। दूसरी भचक्र की राशि है वृषभ, इसके स्वामी शुक्र हैं, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसमें जो कृतिका नक्षत्र के 3 चरण बचे हुए हैं, यानी हर नक्षत्र के 4 चरण माने जाते हैं और हर चरण जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो यानी 3 चरण 10 डिग्री तक तो वो इसके अंदर समा गया। उसके अगला रोहिणी नक्षत्र है वृषभ राशि में, वो आ गया 13 डिग्री 20 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट हो गए। रोहिणी के बाद जो आता है वो आ जाता है आपका मंगल का नक्षत्र, वो नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र आएगा, यानी उसका आधा नक्षत्र मृगशिरा का वृषभ राशि में जाएगा। तीसरी राशि भचक्र की है मिथुन, वो बुध की राशि है, उसमें आधा नक्षत्र जाएगा मृगशिरा, मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र के बाद आर्द्रा नक्षत्र आता है राहु का 13 डिग्री 20 मिनट, वो जाएगा पूरा का पूरा उसमें जाएगा। तो ये हो गए 4 और 2 6 चरण और टोटल 9 चरण होते हैं, तो 10 डिग्री जाएगा। अगला नक्षत्र जो है पुनर्वसु गुरु का, तो गुरु के 3 चरण इसमें समा गए। अगली राशि है कर्क, वो जल तत्व की कर्क राशि चंद्रमा की है, उसमें पहले की 3 डिग्री 20 मिनट, अंतिम चरण जो है पुनर्वसु का समाएगा। उसके बाद उसमें पुष्य नक्षत्र आएगा। पुष्य नक्षत्र शनि का बहुत ही पावरफुल नक्षत्र माना जाता है। गुरु पुष्य अमृत, शनि पुष्य, इस तरह के जो योग बनते हैं ज्योतिष में, और ये नक्षत्र पूरा जाएगा। उसके बाद पूरा नक्षत्र अश्लेषा जाएगा, वो बुध का नक्षत्र है, तो 30 डिग्री पूरी होती है। ये 4 राशियां पूरी हुई, यानी 4 राशियों के 3 खंड बनते हैं 12 राशियों में। ये पहला खंड पूरा हुआ, जिसमें पहली राशि अग्नि तत्व, दूसरी पृथ्वी तत्व, तीसरी वायु तत्व और चौथी जल तत्व की है। अब हम आते हैं पंचम राशि जो है, पंचम राशि सिंह है, उसका स्वामी ग्रह मंडल के राजा सूर्य हैं। और ये जो प्रारंभ होती है मघा नक्षत्र से प्रारंभ होती है, ये केतु का नक्षत्र है। जब हमने अभी बात की कर्क राशि की जो एंडिंग हुई अश्लेषा नक्षत्र से हुई, ये बुध का नक्षत्र है। और दूसरा खंड शुरू हुआ सिंह राशि, इसका प्रारंभ हुआ मघा नक्षत्र से। ये जंक्शन है, ये कर्क राशि है, ये सिंह है। ये जो जंक्शन क्या है, ये जल तत्व है कर्क, सिंह अग्नि तत्व है। ये अग्नि और जल का संगम है, जंक्शन। तो क्या इनमें आपस में कोई संबंध है जल और अग्नि में? नहीं, कोई मिश्रण नहीं है। अब यहाँ जब ये बुध और केतु के नक्षत्र मिल रहे हैं, अगर आप इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखें, इस जंक्शन पे मिलन किसका है? बुध और केतु का, दोनों के नक्षत्र हैं। और ये जड़ता लाते हैं, जिस चलती हुई चीज को स्टेशनरी करना, रोक देना, जड़ता। और इसी को ज्योतिष में गंडमूल के नक्षत्र कहा जाता है, जो कि आम पब्लिक के लिए बड़ा भारी रहस्य है, वो मैं बता रहा हूँ। ये जो गंडमूल के नक्षत्र हैं, जब भी जल तत्व और अग्नि तत्व की राशियों का जंक्शन आता है, वो दोनों नक्षत्र गंडमूल के कहलाते हैं। और इस नक्षत्रों में जो बालक जन्म लेते हैं, जैसे इस केस में अश्लेषा या मघा,
तो उनकी 27वें दिन पूजा होती है उस नक्षत्र के दोबारा आने पे, और उसको 27वां भी कहा जाता है उत्तर भारत में जी। और उसकी एक विशेष विधि होती है, वो ब्राह्मण पूजा करा के उस नक्षत्र को के दोष को दूर करते हैं, अन्यथा उनके परिवार में किसी न किसी तरह की भारी समस्या आती हैं अगर ये उपाय ना किया जाए, नक्षत्र की शांति ना की जाए। तभी ऐसा कहते हैं राकेश जी कि कोई बच्चा अगर इसमें पैदा होता है तो उसकी पूजा पाठ कराते हैं। बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये पूजा पाठ नहीं हो जाती, हमारे शास्त्रीय कहते हैं कि उसका नामकरण भी नहीं हो सकता। उसकी जैसे छठी रात मनाई जाती है, ऐसे बच्चों की छठी रात की सेरेमनी भी नहीं की जाती जब तक पूजा ना हो जाए। ये बड़ा गहरा भेद है प्रकृति का। आप यूं समझिए कि समुद्र में एक जहाज जा रहा है, जल तत्व हो गया जी, और उस जहाज में आग लग गई, अग्नि तत्व हो गया, अग्नि और जल का संगम आ रहा है। अब उसमें जो पैसेंजर हैं, लोग हैं, अगर वो जहाज के अंदर ही रहते हैं तो जल के मर जाएंगे जी। और बचने के लिए अगर समुद्र में कूद जाते हैं तो डूब के मर जाएंगे। हाँ, दोनों तरफ इतना है। प्रकृति का गहरा भेद है, और एक बड़े बड़े हादसे इस तरह के हुए और इस पे एक मूवी भी आई थी। तो ये वो गहरा भेद है प्रकृति का। ये हमारा सनातन बहुत गहन है, बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक से भरा हुआ है, सिद्धांतों से। अब हम आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे सिंह राशि की। ये अग्नि तत्व की राशि है, ये मघा से शुरू होती है, पूरा मघा नक्षत्र। इसके बाद पूर्वा फागनी शुक्र का नक्षत्र। हाँ। और उसके बाद जो अंतिम चरण इसका बच गया 3 डिग्री 20 मिनट, वो पूर्वा फागनी के बाद उत्तरा फागुनी नक्षत्र, वो सूर्य का इसमें आ गया। उसके 3 चरण जो बाकी बचे, वो अगली राशि कन्या जो बुध की है, पृथ्वी तत्व की, उसमें 10 डिग्री तो जो है उत्तरा फागुनी नक्षत्र चला गया। 13 डिग्री 20 मिनट का उसके बाद आता है हस्त नक्षत्र, वो चंद्रमा का पूरा सम आ गया। अब वो 23 डिग्री 20 मिनट हो गया। बाकी के बचे जो है 6 डिग्री 40 मिनट। तो अगला जो नक्षत्र है उसका वो आएगा चित्रा, मंगल का नक्षत्र। वो आधा तो इसमें समा गया कन्या राशि में, और आधा वो चला गया तुला राशि, अगली राशि जो वायु तत्व की शुक्र की राशि है। आप ये देखिए, एक नक्षत्र आधा इधर आ गया, आधा उधर आ गया, दोनों के बॉस अलग अलग हो गए। यानी चित्रा नक्षत्र जो कन्या में है उसका करेक्टर अलग होगा, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है बट उसकी रिपोर्टिंग बुध को है। और वो जो चला गया तुला में, वो नक्षत्र तो मंगल का ही है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग शुक्र को होगी, तो उसका जो आचरण व्यवहार चेंज हो जाएगा। दोनों के ट्रेट्स अलग अलग हो गए, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे। आपके जब बॉस बदलते हैं ना, तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा ट्यून अप करना होता है। तो ये बहुत गहरा प्रकृति का भेद खुलता है यहाँ। तो आपके जो चित्रा नक्षत्र है वो आधा आधा बट गया दोनों में। जो चित्रा नक्षत्र है मंगल का, वो 23 डिग्री 20 मिनट पे समाप्त होता है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र आता है। स्वाति नक्षत्र जो है आपका, उसमें आधा जो जाता है वो कन्या राशि में जाता है और आधा तुला राशि में जाता है। तो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र राहु का आधा आ गया। उसके बाद तुला राशि में स्वाति के बाद विशाखा नक्षत्र आएगा जो कि गुरु का है, और गुरु के नक्षत्र के बाद अनुराधा नक्षत्र आएगा जो कि शनि का है, और ये शनि का नक्षत्र जाएगा आपके वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि। और उसके बाद बुध का नक्षत्र आएगा ज्येष्ठा। ये अंतिम नक्षत्र हो गया दूसरे कालखंड का, जो 4 राशियों का। और फिर बुध का नक्षत्र जो है आपका वृश्चिक में है, ज्येष्ठा। उसके बाद तीसरा चरण जो खंड शुरू होगा राशियों का, उसमें धनु राशि आएगी अग्नि तत्व की, वो गुरु की राशि है। और उसका पहला नक्षत्र है मूल जो केतु का है। फिर ये अग्नि जल तत्व और अग्नि तत्व का संगम है। फिर वही सिद्धांत लागू होगा कि जो बालक ज्येष्ठा में और
मूल में पैदा हुए हैं। गंड मूल शब्द यहीं से लिया गया है। तो जो बालक यहाँ पैदा होते हैं वो भी गंडमूल नक्षत्र लेके आए हैं, उनकी भी पूजा होगी। अभी हम बात करते हैं धनु राशि की। ये भचक्र की 9वीं राशि है जी। गुरु की राशि है और ये प्रारंभ होती है मूल नक्षत्र से। तो 13 डिग्री 20 मिनट तक तो मूल नक्षत्र रहेगा जी। उसके बाद आएगा इसमें पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र का नक्षत्र है जी। 26 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य का है वो प्रारंभ होगा। इसका पहला चरण इसमें आ जाएगा धनु में। जी। 3 चरण मकर राशि में आएंगे जो शनि की पृथ्वी तत्व की राशि है। तो 10 डिग्री तक ये जाएगा वहां। उसके बाद सूर्य के नक्षत्र के बाद चंद्रमा का नक्षत्र आएगा श्रवण। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। तभी ये कहते हैं ना, सुनने से जो कार्य होता है ना, श्रवण स्मृति, ये जो शब्द बने हैं वो यहाँ से आते हैं। श्रवण किया, आपने सुना, फिर आपने जो है उसको अपने मेमोरी में रख लिया। स्मृति, श्रुति, स्मृति, वाणी, ये जो है इस नक्षत्र से कंट्रोल होते हैं। माँ सरस्वती का नक्षत्र कहा जाता है और चंद्रमा का नक्षत्र है। ये चलेगा 23 डिग्री 20 मिनट तक। और उसके बाद मंगल का नक्षत्र आएगा धनिष्ठा। मंगल का ये बहुत पावरफुल नक्षत्र है और ये धनिष्ठा नाम से ही पता लगता है कि धनी लोग होते हैं। वजन है इस नक्षत्र में। और वाकई ऐसे लोग बहुत सेलिब्रिटी पर्सनैलिटेड, बहुत जो अच्छे कलाकार और बड़े जो योद्धा, क्योंकि मंगल लाइफ जीते हैं। हाँ, शौर्यपूर्ण बड़ी सेलिब्रिटी। तो आधा नक्षत्र तो आ गया मकर में जी। आधा इसका चला जाएगा कुंभ राशि में, वो भी शनि की वायु तत्व की राशि है। तो 6 डिग्री और 40 मिनट तक वहां चला गया ये। उसके बाद नक्षत्र आता है मंगल के बाद राहु का, शतभिषा नक्षत्र। शत मतलब 100, भिषा मतलब चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में 100 चिकित्सकों यानी वैद्य और डॉक्टरों के बराबर है। इतना पावरफुल नक्षत्र ये राहु का। और इसमें राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में विचरण कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ये योग संयोग की बात है। और ये नक्षत्र उसमें जो है पूरा का पूरा समाहित है। 6 डिग्री 40 मिनट से लेके और ये पूरा चला जाता है 20 डिग्री तक। फिर अगला नक्षत्र जो आता है वो गुरु का आएगा। वो जो है पूर्वा भाद्रा है। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र, इसमें 3 चरण आ जाएंगे कुंभ में। 30 डिग्री पूरी हो गई। और पहला चरण इसका जाएगा मीन राशि में जो गुरु की राशि है। अब ये बता दूं, पूर्वा भाद्रा नक्षत्र जो है, आजकल आम आ रहे हैं, बड़े आम का सीजन है। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र का जो वृक्ष है ना, वो आम का वृक्ष है। हमारे हर नक्षत्र के साथ जो वृक्ष, जड़ी बूटियां, पदार्थ जुड़े हुए हैं। अभी हमने बात की शतभिषा की, वो कदम्ब का वृक्ष है जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। तो आगे जो हम आते बात करते हैं पूर्वा भाद्र नक्षत्र की, ये जो नक्षत्र गुरु का है और आम का वृक्ष है ये। इसका एक चरण आगे चला गया मीन राशि में जो जल तत्व की गुरु की राशि है। और इस नक्षत्र के बाद आता है उत्तराभाद्र नक्षत्र। उत्तराभाद्र नक्षत्र जो है शनि का है और शनि का नक्षत्र है ये, इसमें पूरा समाहित हो गया जी। इसके बाद अंतिम नक्षत्र आता है रेवती, 27वां नक्षत्र है ये। और ये जो रेवती नक्षत्र है ये बुध का फिर अंतिम नक्षत्र है, गंडमूल का। और रेवती जो है बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों के नाम होते हैं। और ये नक्षत्र जो है जिसको कहते हैं ना, बहुत समृद्धि देता है। ऐसे लोग बड़े महान कलाकार होते हैं, बड़े समृद्ध होते हैं, धनी होते हैं, लेकिन है गंडमूल का नक्षत्र। और ये फिर आगे चक्र की पहली राशि मेष के साथ मिलता है, जंक्शन बना। फिर जल तत्व अग्नि तत्व का जो जंक्शन बना, इधर से रेवती नक्षत्र बुध का, उधर जो है
मेष राशि में पहला नक्षत्र जो है अश्विनी, वही जो अग्नि और जल का जंक्शन है, और जो रेवती और अश्विनी नक्षत्र के बालक हैं उनकी भी गंडमूल है। तो गंडमूल की पूजा 27वें दिन उनकी भी होती है, नक्षत्र जब आता है रिपीट होता है। यानी 3 नक्षत्र बुध के, 3 केतु के जो हैं, उनमें जो बालक पैदा होते हैं वो गंडमूल कहे जाते हैं। ये मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ जो आम पब्लिक बड़ा कंफ्यूज होती है, और जब बालक पैदा हो गया उस नक्षत्र में पूजा नहीं हुई, आप अनभिज्ञ हैं, मालूम नहीं, तो बहुत मुसीबतें आती हैं परिवार पे। ये मैं बता दूं, और ये मेरा अनुभव है वर्षों का। तो ये पूजा जरूर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लाल किताब की जी। ये हमारे पंडित रूपचंद जी जोशी की देन है, जो 100 साल पहले उन्होंने लिखनी शुरू की थी। और ये इतनी एक महत्वपूर्ण ज्योतिष की विद्या उन्होंने दी है जिसमें उपाय बहुत सहज और सरल हैं, जिनको करके राहत आती है। अब सवाल ये आता है कि लाल किताब और वैदिक में क्या भेद है। तो हमने डिस्कस की वैदिक, हाँ, इसकी सारी 12 राशियां, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र हमने डिस्कस किए। जी। अब जो कुंडली बनती है किसी भी जातक की, किसी के बच्चे की, वो बिल्कुल वैदिक से ही बनती है। कुंडली बन के रेडी हो गई। वो 12 में से कोई भी लगन हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। वह चक्कर तो घूम रहा है, 24 घंटे में पूरा घूम जाता है 12 राशियां, तो 2-2 घंटे हर लगन आता है जी। तो अब लाल किताब ये कहती कुंडली को कि मैं ना तो राशियों में बिलीव करती हूँ, ना नक्षत्रों में बिलीव करती हूँ। यानी मैंने जो कुंडली थी, यूं इमेजिन कीजिए कि 3 डायमेंशनल थी, समुद्र में डुबो दी। कुंडली को समुद्र में डुबो दिया, यूं समझाने के लिए उसमें लिखा है भाव तो तैरते रहे, ग्रह तैरते रहे, राशियां और नक्षत्र डूब गए। इसलिए लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है। वाओ। तो अब जो भाव तैर रहे हैं, नक्षत्र जो जहां थे वही है, अब हम उनकी जो नंबरिंग है वो चेंज करते हैं। जातक मेष से लेके मीन लगन तक किसी में भी पैदा हो सकता है जी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। चाहे आप मेष लगन में पैदा हुए हैं, मीन में, मान लीजिए एक जातक है वो सिंह लगन में पैदा हुआ, तो सिंह लगन सीरियल नंबर 5 हो गया जी, फॉर एकदम टॉप पे। फिर सेकंड हाउस 6 नंबर, फिर थर्ड हाउस 7 नंबर, फोर्थ हाउस 8 नंबर, पांचवा जो है 9 नंबर, छठा 10 नंबर, सातवां 11 नंबर, इस तरह हो जाएगा जी। मान लीजिए कि सप्तम भाव में चंद्रमा है, यानी कुंभ राशि है उसकी, जी। पंचम में उसका गुरु बैठा, यूं मान लेते हैं। और बाकी जो है जैसे जैसे उसमें पंचांग में उस दिन ग्रह बैठा दिए जाते हैं, 9 के 9 ग्रह। अब हमने इसको कन्वर्ट किया लाल किताब में। लाल किताब कहती मैं तो काल पुरुष में विश्वास करती हूँ, मैं पक्के घरों में विश्वास करती हूँ। उसकी टर्मिनोलॉजी ही अलग है। यानी जहां ऊपर टॉप पे 5 लिखा था वहां लिख दिया 1 से ही शुरू होगी हर कुंडली, 1 से शुरू होगी, क्योंकि 1 जो है सबसे पहले जो सिर है वो काल पुरुष का जो सिर है 1 नंबर, 2 नंबर उसकी गर्दन है, मुख है, 3 नंबर कंधे हैं, 4 नंबर हृदय है, 5 नंबर पेट है, 6 नंबर जो उसके नीचे है, 7 नंबर जो है ये गुप्तांग हो गए, 8 नंबर जंघा हो गई, 9 हो गया घुटने, 10 हो गए आपकी पिंडली, और इस तरह करते करते आपके जो नीचे पैरों तक जाते जाते 12 भाव पूरे हो जाते। यानी ये काल पुरुष को आपकी बॉडी के साथ जोड़ देती है। गुरुजी, ये तो आपने बताया कि वैदिक और लाल किताब कहीं ना हम जो पढ़ते हैं किताबों में और जो आपने बताया, दोनों में बहुत अंतर है और दोनों का नज़रिया देखने का अलग है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हर एक इंसान अगर इन 12 राशियों में से है तो उसके जीवन में क्या बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जिसको लेकर वो आगे सतर्क रहे। करियर हो गया, लव लाइफ हो गई, मनी हो गया, सक्सेस हो गया, इन सब के बारे में जानना चाहूँगी। भचक्र की पहली राशि है मेष जी। ये अग्नि तत्व की राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं। और मेष राशि की अभी चढ़ती हुई ढैया है, लेकिन इसमें भी बहुत राहत है कि अभी इसमें जो ग्रह आ रहे हैं, मंगल अपनी राशि में आ जाएंगे मई के महीने में,
अभी द्वादश में चल रहे हैं शनि के साथ। और सूर्य जो हैं 14 अप्रैल को अपनी राशि में आ जाएंगे। तो इसमें जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, इसके पंचम भाव में केतु हैं, लाभ स्थान में राहु हैं। साढ़े सती होने के बावजूद भी इनका समय काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, और इस समय इनके कामों में प्रगति होगी। कहीं प्रमोशन रुका हुआ है, हो जाएगा। विदेश यात्रा के बड़े अच्छे इनके योग बने हुए हैं। कहीं धन रुका हुआ है तो वो रुका हुआ धन भी इनको प्राप्त हो सकता है। और इनके गुरु तृतीय भाव में बैठ के मिथुन राशि में सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये भाग्य भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। तो अगर ये विवाह योग्य युवक युवतियां हैं और किसी प्रेम प्रसंग में हैं, तो उनके विवाह के लिए ये बहुत ही शुभ समय है। उसके लिए ये प्रयास कर सकते हैं, और इनका पारिवारिक जीवन भी बड़ा अच्छा रहेगा। कहीं कोई संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये समय उनके लिए फेवरेबल रहेगा। ये प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और सूर्य को जल देते रहें, तो इनके जो ये शुभ प्रभाव हैं और अधिक हो जाएंगे। कुछ ऐसे दिख रही है आपको ग्रहों की चाल कि इनके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, या फिर क्या इशारा कर रहे हैं ग्रह? इनके जीवन में परिवर्तन तो होना निश्चित है, क्योंकि शनि जो हैं वो द्वादश भाव में साढ़े सती में हैं, और अभी गुरु जो उच्च राशि कर्क में चतुर्थ भाव में आएंगे। तो इनके जो अभी परिवर्तन होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, पॉजिटिव इनके जो है प्रोग्रेस ही होगी लाइफ में। और अभी शनि चूँकि चढ़ती साढ़े सती है, तो इनको कोई ज़्यादा अभी तकलीफ नहीं है जून 2027 तक। ये इनके लिए अच्छा साल रहेगा, अच्छा समय है जी। अब हम बात करते हैं वृषभ। वृषभ राशि चक्र की दूसरी राशि, ये शुक्र की राशि है। इसमें शनि जी लाभ स्थान में हैं, राहु इनके कर्म भाव में हैं, केतु इनके चतुर्थ भाव में हैं। तो ये जो ग्रहों की परिस्थितियां इसमें बनी हुई हैं, ये इनके लिए शुभ हैं। अभी इनके गुरु धन भाव में हैं, फिर उच्च के होके पराक्रम भाव में आएंगे, उनकी दृष्टियां भी अच्छी होंगी। इनका भी ये प्रोग्रेसिव टाइम है। इनके कारोबार में प्रगति होगी, प्रमोशन अगर रुका हुआ है तो वो हो जाएगा। और इनके कर्म भाव में राहु हैं, अगर ये पॉलिटिक्स में हैं तो इनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट मिल जाएगी और जीत जाएंगे, और आगे इनके लिए मंत्री पद भी इनको मिल सकता है। तो इनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। ये वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें। ये श्री सुक्तम का पाठ करें, गरीबों में खीर बना के बांटें, और गाय की सेवा करते रहें, महिलाओं का सम्मान करें, माता के चरण छू के आशीर्वाद लें। इनकी सफलताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वाह। अब हम आते हैं मिथुन। ये भचक्र की तीसरी राशि है। इसके स्वामी बुध हैं, और बुध जो हैं इस समय अच्छे मूवमेंट में दिखेंगे। नीच राशि में चल रहे हैं, फिर ये मेष में आएंगे, और मई में तो ये 3 राशियां बदलेंगे। वैसे ये बुध की राशि, और इसी के अंदर गुरु अभी विचरण कर रहे हैं। तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है, हर तरह की सफलताएं दिलाने वाला है। ये कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, छात्र हैं, तो इनकी जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोई अगर प्यार प्रसंग में है तो सप्तम भाव को गुरु देख रहे हैं, वो शादी में परिवर्तित हो सकता है। संतान प्राप्ति की चाहत है तो उसकी प्लानिंग ये कर सकते हैं। इनकी कोई लंबी यात्रा की प्लानिंग है, विदेश यात्रा की, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये समय बड़ा अनुकूल है। गुरु नवम भाव को भी देख रहे हैं, और लाभ स्थान के शनि तो बहुत ही लाभदायक होते हैं। इनके अभी अपनी राशि में शुक्र आएंगे वृषभ में, वो भी इनके लिए लाभदायक होंगे। तो ये सारी परिस्थितियां जो चल रही हैं इनके लिए बहुत लाभदायक हैं, प्रगतिदायक हैं। ये प्रतिदिन साबुत हरी मूंग भिगो के पक्षियों को खिलाएं। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। छोटी कन्याओं को, जिनका हम पूजन करते हैं, कन्या पूजन कहते हैं, ये वो करें।
और माता के चरण छू के आशीर्वाद लेते रहें, इनका समय बहुत अच्छा जाएगा। वाह। अब इसी पे आते हैं कर्क। कर्क चंद्रमा की राशि है, ये भावनात्मक राशि है, जल तत्व की राशि है। और इसमें जो शनि है, अभी शनि इनके नवम भाव में विचरण कर रहे हैं और राहु इनके अष्टम भाव में है, केतु धन भाव में है। तो कहीं कोई धन रुका हुआ है वो इनको प्राप्त हो जाएगा। द्वादश में जो गुरु बैठे हैं वो अध्यात्म की तरफ, तीर्थ यात्राएं की तरफ ले जाते हैं। और विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत शुभ है, क्योंकि द्वादश भाव एक्टिव है। कहीं कोई वीज़ा रुका हुआ है वो मिल जाएगा। और अगर ये शादी करना चाहते हैं तो अभी कर्क में गुरु आएंगे जून से, तो ये समय इनके लिए बहुत अधिक शुभ होगा। इनकी कुंडली में हंस योग का निर्माण हो जाएगा अक्टूबर 30 तक। जब तक गुरु कर्क में रहेंगे तो इनके जितने काम रुके हुए हैं सब कामों में इनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की कोई समस्या है वो समाधान हो जाएगा, स्वास्थ्य इनका ठीक रहेगा। इनके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। पंचम भाव पे दृष्टि जाएगी गुरु की, संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो प्लानिंग ये कर सकते हैं। तो इनके लिए हर तरह से ये समय जो है बहुत लाभदायक है। सावधानी इतनी है कि वाहन चलाते समय ये ध्यान रखें कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। और ये शिव जी का पूजन करते रहें। प्रति सोमवार उनको दूध जल चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के नमः शिवाय का जाप करें। सफ़ेद वस्तुओं का ये दान करते रहें, जैसे चीनी, चावल, दूध, इनके लिए समय अच्छा होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। अब आते हैं सिंह राशि पे। ये भचक्र की 5वीं राशि है और इसके स्वामी सूर्य देव जी हैं, ग्रह मंडल के राजा। और ये राशि इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि संसार में जितने देशाध्यक्ष हैं उनकी आपस में ईगो क्लैश हुई है। अभी सूर्य जो हैं उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल से, और जो हैं मंगल 11 मई से अपनी राशि मेष में आ जाएंगे। तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इनकी चल रही है अष्टम ढैया, लगन में केतु, सप्तम में राहु। तो इनको पारिवारिक संबंधों पे ध्यान देना है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। समय थोड़ा सा मिक्स है, अच्छा भी है बुरा भी है। ये राजकाज में जो इनके कोई काम रुके हुए वो हो जाएंगे, लेकिन वाहन चलाते समय इनको सावधानी रखनी है। ये गरीबों की मदद करें, खास करके मजदूरों की मदद करें। और जो है ये छाया पात्र दान करें। शनिदेव जी के मंदिर में शनिवार शाम को हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। सूर्य को रोज सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से जल देके या तो आदित्य हृदय स्तोत्रम या गायत्री मंत्र उसका पाठ करें, तो इनकी रुकावटें दूर होकर इनका समय और अच्छा हो जाएगा। अब हम आते हैं कन्या। हाँ, ये भचक्र की 6ठी राशि है। इसके स्वामी बुध हैं। ये व्यापार की, कम्युनिकेशन की, शेयर बाजार की राशि है। और इस समय जो बुध जो है एक ही महीने में 3 बार राशि बदलेंगे, मई के महीने में। और इनके कर्म भाव में अभी गुरुजी चल रहे हैं, बुध की ही राशि में चल रहे हैं। और ये फिर उच्च के होके कर्क में आएंगे। और शनि इनके सप्तम भाव में चल रहे हैं, मीन राशि में। तो इनके लिए समय ये काफ़ी अच्छा है। इसमें इनकी प्रगति होगी। और इनके जो शेयर बाज़ार से संबंधित डिसीज़न हैं, क्योंकि अभी बहुत फ्लक्चुएशन है शेयर मार्केट में, लेकिन ये चूँकि कई लोग खिलाड़ी होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, ये लोग शेयर बाज़ार के खिलाड़ी होते हैं, तो ये उसका फ़ायदा उठा सकते हैं उतार चढ़ाव का। और इनका कोई बिजनेस है उसमें एक्सपेंशन करना चाहें कर सकते हैं, पार्टनरशिप करना चाहें कर सकते हैं। ये जो है प्रतिदिन साबुत हरी मूंग भिगो के पक्षियों को खिलाएं, कन्या पूजन करें और इसका दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। और कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं हमारे
आसपास जो ड्राइवर हैं या काम वाले हैं, वो बेचारे उनको भी मोबाइल यूज़ करना पड़ता है। जी। और कई बार आप फ़ोन करेंगे तो जवाब मिलता है कि इनकमिंग कॉल जो है इनकी बंद हो गई हैं, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं कर पाए। यानी कई बार आप समझिए उनके पास रिचार्ज के पैसे नहीं होते, और ये कम्युनिकेशन बुद्ध है। तो ऐसे जो उनके आसपास लोग हैं जिनका इस तरह की समस्या है, उनके ड्राइवर हैं, काम वाले हैं, तो उनके मोबाइल को भी रिचार्ज करवा दें। उससे उनका राहु और बुध दोनों के प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। ये छुपा हुआ भेद है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन रुक रहा है और वो आप ही के साथ कनेक्टेड हैं। आप कॉल कर रहे हैं, आपकी कॉल नहीं ले पाते। हाँ। तो आप क्यों ना उसका रिचार्ज करा दो, कितने लगते हैं आप ये सोचना। तो उनके लिए एक उपाय ये भी मैं बता रहा हूँ, इस तरह के उपाय करें तो उनका जो रुकावटें दूर होंगी और सफलताएं बढ़ेंगी। अब हम बात करते हैं तुला। तुला ये वायु तत्व की राशि है और ये बड़ी सौंदर्य प्रधान और कला प्रधान राशि है। और इसमें जो है इस समय शनि देव जी का जो विचरण है वो इनके छठे भाव में हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। शत्रुहंता होते हैं शनि देव जी। छठे में उनके साथ जो हैं बैठे हुए हैं मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं। तो इनके इस समय जो कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है, कहीं लिटिगेशन है, फैसला इनके पक्ष में होना निश्चित है। और इनके जो है नवम भाव में गुरु चल रहे हैं, तो इनको जो तीर्थ यात्राएं भी होंगी, लंबी यात्राएं भी होंगी, दान पुण्य और शुभ कर्मों से बहुत इनको लाभ होने वाला है। और अगर कहीं ये लोग प्यार प्रसंग में हैं तो उसमें ये आगे शादी के लिए बढ़ सकते हैं। समय इनके लिए शुभ है, ये साल इनके लिए अच्छा है जो तुला राशि वाले हैं। और शुक्र तो बहुत तेज़ी से राशियां बदलते हैं अपनी राशि, और ज़्यादातर शुक्र जो है अच्छे फल देते हैं। ये महिलाओं का सम्मान करें, गाय की सेवा करें, सोमवार के दिन खीर बना के गरीबों में बंटवाएं, श्री सुक्तम का पाठ करते रहें, तो देखिए इनका समय और भी अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भचक्र की 8वीं राशि है। ये मंगल की राशि है। मंगल स्वयं तो अग्नि तत्व के हैं, लेकिन ये राशि जल तत्व की है और इसमें छुपे हुए गहरे भेद हैं। और इस समय शनि इनके पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम भाव जो बुद्धि का भाव है उसमें स्टेबिलिटी देते हैं। और जो गुरु हैं वो इनके अष्टम भाव में वो अध्यात्म की तरफ झुकाते हैं। और इनके राहु केतु की पोजीशनिंग भी इसमें बड़ी फेवरेबल चल रही है, तो इनके कार्यों में प्रगति होगी। और इनका जो कहीं पॉलिटिकल जो काम रुका हुआ है राजनीति में, सरकार में, उस कार्य में इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि छठे में मैंने बताया ना शत्रुहंता, तो वहाँ से भी इनको लाभ आएगा। ये जो है वाहन चलाते समय सावधानी रखें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, और नहाते समय थोड़ा सा कच्चा दूध जल में डाल लिया करें। सूर्य को ये प्रतिदिन नहाने के बाद तांबे के लोटे से जल दें और माता के चरण छू के आशीर्वाद लेते रहें, तो इनका भी समय ठीक निकलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि भचक्र की 9वीं राशि है। ये गुरु की अग्नि तत्व की राशि है और इस समय इसकी चतुर्थ ढैया चल रही है। चतुर्थ ढैया चल रही है तो इनको थोड़ी सावधानी ड्राइविंग में रखनी है। बाकी इनके लिए जो प्लैनेट्स की पोजीशन है काफ़ी फेवरेबल है। ये समय इनका बहुत अच्छा जाएगा, इनकी प्रोग्रेस होगी, इनके काम रुके हुए हो जाएंगे, प्रमोशन रुकी है वो भी हो जाएगी, कहीं धन रुका है वो भी होगा। और अगर कहीं प्रणय प्रसंग में हैं तो शादी के लिए बड़ा अच्छा योग इनका बन रहा है। ये डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। एक जो है छाया पात्र शनिवार शाम को शनि मंदिर में या डकौत को दान दें, गरीबों में कुछ दान करते रहें, समय इनका बहुत अच्छा निकल जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि। ये भचक्र की 10वीं राशि है और ये शनि देव जी की राशि, बड़ी रहस्यपूर्ण राशि है। और इसकी ना तो 7.5 है ना ढैया है,
बिल्कुल क्लीन चिट है इनको प्रोग्रेस के लिए। और इनके 3rd हाउस में शनि जी हैं, और इनके जो राहु है वो 2nd हाउस में है, केतु अष्टम में है। इनके लिए समय बहुत अच्छा है। इनको अचानक धन लाभ होगा। इनको अभी शेयर मार्केट भी सूट कर सकती है, क्योंकि जो बुध के इस तरह के मूवमेंट हैं। और इनके जो अभी देवगुरु बृहस्पति जून में उच्च के होकर 7म भाव में आएंगे। 7म भाव में आएंगे, हंस योग बनाएंगे इनके लिए। और इनकी जो दृष्टियां हैं लगन पे, लाभ स्थान पे, 3य भाव पे आएंगी, तो इनके लिए समय और भी अच्छा हो जाएगा। ये हनुमान चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गाय की सेवा करते रहें और गरीबों को कुछ दान करते रहें। समय बहुत प्रोग्रेसिव जाने वाला है इनका। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए उतरती 7.5 है, शनि जी की राशि है। और इसमें जो गुरु की स्थिति है इस समय अच्छी चल रही है। गुरु इनके जो हैं 5म भाव में चल रहे हैं, जो कि बहुत शुभ हैं। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, छात्र हैं, तो उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छी प्रगति होगी। उनकी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर कहीं परिणय प्रसंग में हैं तो गुरु अभी 7म में आएंगे, इनकी शादी करवा देंगे। गुरु जो है परिवार बना देते हैं, तो ये उस दिशा में आगे काम कर लें। और जो राहु केतु हैं, इनकी जो पोजीशनिंग है इनकी कुंडली के अंदर, वो इस समय ठीक नहीं है। लगन में राहु हैं, 7म में केतु हैं। थोड़ा पारिवारिक संबंधों की तरफ ये ध्यान दें। और नहाते समय थोड़ा सा कच्चा दूध जल में डाल लिया करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। इनका समय जो है बहुत अच्छा जाएगा आगे। अब क्योंकि 7.5 उतरती हुई है तो इनके अच्छे दिन आ गए हैं। अब आखिरी राशि मीन। तो मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है, भचक्र की अंतिम राशि है, जल तत्व की राशि है। और इसके स्वामी गुरु उच्च के होने वाले हैं जून से, तो इनके लिए ये बहुत लाभदायक समय होगा। लेकिन इनकी जो है सिर के ऊपर 7.5 चल रही है, उसकी इनको सावधानी रखनी है। लेकिन जब राशिपति गुरु अच्छा होगा ना, तो इनको काफ़ी राहत आ जाएगी। और जो राहु केतु की पोजीशन है, राहु इनके 12 में है, केतु इनके 6 में है, तो ये भी इनके कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए फेवरेबल पीरियड है। लेकिन कहीं कोई गवर्नमेंट से लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, तो उसमें ये अपना उस तरफ ज़्यादा ध्यान दें, कहीं ये उनके अगेंस्ट नहीं चला जाए केस। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समय इनका मिला जुला है। इनको भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है, शनिवार को छाया पात्र दान करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें और अपनी माता के चरण छू के आशीर्वाद लेते रहें, तो इनका समय भी ठीक निकल जाएगा। जी गुरु जी, ये तो हमने बात की 12 राशियों पर। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी दर्शकों के लिए, 12 राशियों में से वो 6 राशियाँ कौन सी होगी जिन्हें थोड़ा सा लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है? जिनकी 7.5 और ढैया चल रही है। 7.5 में जो राशियां हैं इस समय, कुंभ, मीन और मेष, इनको सावधानियां रखनी चाहिए, वो हमने बताया भी है। और ढैया की राशि है सिंह और धनु, इनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये अगर सावधानी रखते हैं तो इनका समय अच्छा जाएगा। उपाय हमने डिस्कस कर दिए हैं, बता दिए हैं जी। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जन्म तिथि नहीं पता, हाँ। राशि नहीं पता। हम जो बात कर रहे हैं ये वैदिक में चंद्र राशि के आधार पे कर रहे हैं जी। अब बच्चे थे, स्कूल में कोई भी डेट लिखा दी गई सर्टिफिकेट में, वो एक्चुअल तो है नहीं, और हमारे पास ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इन जनरल सबके लिए मैं बता दूं कि वो उपाय करने से उनको लाभ ही होगा। डेली हनुमान चालीसा पढ़ें, गाय की सेवा करते रहें, सूर्य को जल देते रहें और डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं। ये उपाय अगर ये करते रहेंगे
और फिर लाल किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत आता है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, माता पिता का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। अगर आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो चाहे आपकी राशि कोई भी हो, ग्रह चाल कुछ भी हो, आपको जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट उसमें राहत आ सकती है वो आ जाती है। आप करके देखिए, आपको खुद फील हो जाएगा, आप हमें बताइएगा। जी, देखिए यदि आपकी भी ये 12 राशि में से कोई भी एक राशि है और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, फिर भी ये ऐसे आसान उपाय हैं जो हर एक व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह आराम से ये उपाय कर सकता है। देखिए कहते हैं यदि हम माने तो सब कुछ है और ना माने तो कुछ भी नहीं, पर फिर भी कुछ उपाय जो इतने आसान है उसे करने में क्या ही जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें आपका ही फायदा होगा। और अगर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी कौन सी राशि और आप क्या जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर जरूर आएंगे। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।